Group 1 is alkali metals and group 2 is alkaline earth metals. So today we will start with group 1. Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. So today we will try to finish off group 1. So group 1 में सोडियम और पोटेशियम सबसे अबंडेंट है और ग्रुप 2 में कैल्शियम और मैग्नीशियम अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में, और जो कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्रुप 1 का NS1 और ग्रुप 2 का NS2 है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर होता है, इसके लिए इन्हें s ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। फ्रांशियम है वो एक हाईली रेडियोएक्टिव आइसोटोप है और उसकी हाफ लाइफ 21 मिनट्स है। यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. It is clear, right? Sir, Yes. hello. हाँ, yes. सर मतलब आप इस एलएन के मॉड्यूल के यस सर। सर मैं पूछ रही हूँ कि सर आप एलएन के हिसाब से जा रहे हो या एनसीईआरटी के हिसाब से? एनसीईआरटी। हेलो सर, मेरा आवाज नहीं आ रहा? हाँ, अभी आ रहा है सर आवाज। आप एलएन के वो एलएन को फॉलो नहीं, मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ। हेलो हाँ, आवाज आ रहा है? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है? Yes, sir. हाँ, नहीं, आप क्या पूछ रहे थे? कोई कुछ पूछना चाहता है? मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ। किसी का कोई डाउट रहेगा तो एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी में ही क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करें? Yes. ओके, तो स्ट्रोंशियम और बेरियम का एबंडेंस कम है अर्थ के क्रस्ट में, और बेरिलियम रेयर है, और रेडियम सबसे ज्यादा रेयरेस्ट है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला, अल्कली मेटल्स का NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ग्रुप 1 के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स रहते हैं वो अल्कलीन इन नेचर रहते हैं, इसके लिए। और ग्रुप 2 को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी अल्कलीन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, पर जो ग्रुप 2 के मेटल्स है वो प्रीडोमिनेंटली अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, इसीलिए हम उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये सभी को समझ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो जो लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी दिखाएगा। ये डायगोनल रिलेशनशिप है, ये सभी को पता है, सभी ने ये पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में। और जो कि बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ कॉमन रिलेशनशिप दिखाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसे डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आयोनिक साइज में सिमिलरिटी है, या फिर जो चार्ज बाय रेडियस रेशो है उसमें अगर कोई भी सिमिलरिटी होगी तो ये दोनों एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएंगे। और बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में सोडियम और पोटेशियम आयंस और मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस भी लार्ज प्रोपोर्शन में मिलते हैं। तो हम ग्रुप 1 शुरू करेंगे। तो सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा, और ये मोनोवैलेंट आयंस फॉर्म करेंगे क्योंकि इनमें स्टेबल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करने के लिए उनमें एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि लास्ट s ऑर्बिटल में है, उसे वो डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे एक्सेप्ट लिथियम। तो जनरल प्रॉपर्टीज के लिए जाएंगे नेक्स्ट। सभी को समझ रहा है इतना जो भी अभी तक बोला हो? Yes, sir. ओके। तो एटॉमिक रेडियस फर्स्ट प्रॉपर्टी, एटॉमिक और आयनिक रेडियस। तो ग्रुप 1 में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड्स इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, और अक्रॉस द पीरियड मतलब हम लिथियम बेरिलियम ऐसे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। और जो अल्कली मेटल्स है उनमें हर पीरियड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइज अल्कली मेटल्स का होगा, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट में प्लेस्ड है। और हमने अभी देखा लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, अप टू डाउन एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, लिथियम टू सीजियम तक। और जो मोनोवैलेंट आयंस रहेंगे, जो लिथियम प्लस सोडियम प्लस, वो अपने पेरेंट एटम से स्मॉलर रहेंगे। ये याद रखें, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, अरेंज करिएगा इनके साइजेस के ऊपर। तो जो नेक्स्ट आता है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगी, क्योंकि उनको स्टेबल फॉर्म जाने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, वो तुरंत डोनेट करके स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पा सकते हैं इसके लिए। और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। ऊपर से न्यूक्लियस से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें अट्रैक्शन कम हो जाता है एज साइज इंक्रीजेस। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे साइज बढ़ती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ये सभी ने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में सीखा होगा। सभी को समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो और जो इंक्रीजिंग साइज है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो भी इंक्रीजिंग साइज डोमिनेट करती है यहाँ पे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है। तो लिथियम Li प्लस सबसे स्मॉलेस्ट है, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे मैक्सिमम है। और हमने अभी देखा डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी, हाइड्रेशन एंथैल्पी वो भी डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। Li प्लस की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन की डिग्री है, और इसके लिए लिथियम के सॉल्ट्स मोस्टली हाइड्रेटेड रहते हैं। इसका एग्जांपल है LiCl.2H2, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। सर हाँ, यस सर। सर हाइड्रेशन एंथैल्पी बताओ ना एक बार। ओके। तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी रहता है वो साइज ऑफ केटायन पे डिपेंड करता है। नहीं मतलब सर क्या है वो, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी है कि इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं। हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब क्या? अच्छा, आप हाइड्रेशन एनर्जी का डेफिनेशन पूछ रहे हो? हाँ मतलब क्या है वो ऐसे? देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी है जब भी कोई भी दो एटम्स के बीच में हम बॉन्ड बनाते हैं, दो एटम्स या फिर एक कोई भी, अभी यहाँ पे हम लिथियम का एग्जांपल लेते हैं, और वाटर, हाइड्रेशन मतलब वाटर, हाइड्रेट वर्ड आया मतलब वाटर। तो इन दोनों में हम जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सभी को समझ रहा है ये?
इसका डेफिनेशन बोल दूं आपको। Yes, sir. The hydration enthalpy is the enthalpy change when 1 mole of gaseous ion dissolve in water to give infinitely dilute solution। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी निगेटिव रहती है हमेशा। समझ रहा है? फिर से एक्सप्लेन करूं? हाँ सर, एक बार फिर से कर दो। तो कोई भी बॉन्ड अगर वाटर मॉलिक्यूल और कोई भी आयन के बीच में हमने फॉर्म किया तो उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो उस जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे। और अगर किसी की भी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो उस आयन को या उस हाइड्रेटेड आयन को हम सबसे ज्यादा स्टेबल कहेंगे। समझ रहा है? यस सर। Yes. ओके। तो इसके लिए लिथियम और वाटर कभी भी लिथियम आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने साथ में लाया तो लिथियम आयन सबसे ज्यादा एनर्जी देगा सॉल्यूशन में, इसीलिए उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। समझा है? नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के तरफ बढ़े। Yes, sir. ओके। तो इनकी साइज जो अल्कली मेटल्स है उनकी साइज ज्यादा होने के कारण इनकी डेंसिटी कम है, और जो इनकी डेंसिटी है वो लिथियम से सीजियम इंक्रीज होती है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, जो पोटेशियम की डेंसिटी है वो सोडियम के डेंसिटी से कम है। ये याद रखे। सभी को समझा है? आगे बढ़ू? Yes, sir. ओके। तो जो नेक्स्ट है वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाकी के एलिमेंट से इनका कम रहेगा, क्योंकि इसमें जो मेटेलिक बॉन्डिंग फॉर्म होता है वो काफी वीक रहता है, और मेटेलिक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और इनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके लिए मेटेलिक बॉन्डिंग इतनी अच्छी तरह से हो नहीं पाती, इसके लिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहता है। तो अल्कली मेटल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो ये अपने फ्लेम को, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को कलरेशन करते हैं। तो उसके बारे में देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है कलरेशन। इस पे मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। तो नेक्स्ट देखिए कलरेशन। तो ये क्यों होता है ये आपको बोल दूं। तो जब भी हम कोई मेटल को हम हीट करते हैं तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उससे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। उसके बाद वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आता है और वो एक एमिशन करता है रेडिएशन के फॉर्म में, और जो विजिबल रेंज में हमें उसका कलर दिखता है। सभी को समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अभी हम एक कलर्स देखेंगे, ये आप सभी को याद रखने हैं। तो लिथियम का क्रिम्सन रेड है, सोडियम का गोल्डन येलो है, पोटेशियम का ये पेल गोल्डन, ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, वॉयलेट है, सोडियम का येलो है, रुबिडियम का एनसीईआरटी में उन्होंने रेड वॉयलेट दिया है, आप वही याद रखिए। सीजियम का स्काई ब्लू कलर दिया हुआ है। तो सभी को ये समझा? यस सर। Yes, sir. ओके। तो ये डिफरेंट फ्लेम्स कलर होने के कारण जो भी अल्कली मेटल्स है वो डिटेक्ट कर सकते हैं हम फ्लेम टेस्ट से, जिसे हम फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेबिलिटी की, उसे हम सीजियम और पोटेशियम में एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के लिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर हुआ है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हुआ है सर। हाँ, तो Yes, sir. उसमें कोई भी अगर क्वेश्चन पूछेगा, जो सबसे ज्यादा एमिट करता है तो सीजियम और पोटेशियम, दोनों में से एस ब्लॉक का सब कोई भी मेटल अगर ऑप्शन में देगा तो उसे मार्क कीजिएगा, सीजियम और पोटेशियम। ओके, तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़े। सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सभी को ट्रेंड हॅलो समझ में आ गए? हॅलो सर, हाँ. डेन्सिटी आणि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंटची ती ट्रेंड सांगा ना एकदा. ओके, हाँ, तर डेन्सिटी इन्क्रीज होते डाऊन द ग्रुप. फक्त सोडियम आणि पोटॅशियम मध्ये थोडस एक्सेप्शनल आहे. पोटॅशियमची डेन्सिटी सोडियम पेक्षा कमी आहे. आणि मेल्टिंग आणि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप आणि बॉइलिंग पॉइंट पण डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. समजलंय का? हाँ सर समझ. तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे. तो जो अल्कली मेटल्स रहते हैं वो हाईली रिएक्टिव रहते हैं क्योंकि इनकी साइज है वो काफी लार्ज है और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी लो है. तो इसके कारण इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, ये याद रखें. तो जो फर्स्ट है हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, ऑक्सीजन के साथ. सर आवाज नहीं आ रहा. अभी आ रहा है? एक बार फिर से रिपीट करूं? हाँ अभी आ रहा है. हाँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए अल्कली मेटल्स की वो हाईली रिएक्टिव है और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी क्योंकि साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों के कारण इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है. साइज बढ़ रही है और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है. तो अभी हम नेक्स्ट तरफ जाएंगे रिएक्टिविटी. हाँ सर ये मेल्टिंग है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, उसमें हाँ ठीक है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से जो अल्कली मेटल्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और अर्थ मेटल्स है. ओके. पर वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही है. समझ रहा है क्या? नहीं तो इसका मैं एक रीजन आपको नेक्स्ट लेक्चर में बोल दूंगा. हाँ ठीक है. ओके, तो और कोई डाउट है इसमें? वो एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, वो देख लेना एक बार. उसमें भी अगर कोई रहेगा तो बोल दो. है डाउट? बढ़े आगे? नहीं है सर. ओके, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, ऑक्सीजन के साथ. तो ये अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ एकदम विगरसली रिएक्ट करते हैं. तो लिथियम मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम पेरोक्साइड और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये तीनों सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. और एक इसमें याद रखिएगा, ये काफी बार पूछा है, जो लिथियम है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है एयर में और लिथियम नाइट्राइड बनाता है Li3n. सभी को समझ रहा है? अल्कली मेटल्स में से कोई भी नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता नहीं है एक्सेप्ट लिथियम. लिथियम एयर में से नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है और लिथियम नाइट्राइड बनाता है. और इनकी हाई रिएक्टिविटी के वजह से जो अल्कली मेटल्स रहते हैं उन्हें केरोसिन ऑयल में स्टोर किया हुआ जाता है और अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ऑक्साइड में +1 रहेगा, ये याद रखें. सभी को समझ रहा है? Yes, sir. ओके, तो सर यस. हाँ, किसी को कुछ डाउट? सर लिथियम का जो हाई रिएक्टिविटी है. हाँ सर मैं पूछ रही हूँ सर, मेरा आवाज नहीं आ रहा. हाँ बोल, अभी आ रहा है आवाज? हेलो. हाँ बोलो. हेलो. हाँ बोलो, आ रहा है आवाज? लिथियम का हाई रिएक्टिविटी, आप मेरा नहीं आ रहा आपको? आ रहा है बोलो. हेलो.
हाँ बोलो ना, हाँ आवाज आ रहा है। सर लिथियम का हाई रिएक्टिविटी मतलब किस वजह से? वो हम आगे देखेंगे, पर आपका क्वेश्चन है तो मैं बोल देता हूँ। जो लिथियम है उसकी हाई रिएक्टिविटी है, उसके हाई दो रीजन है उसके लिए। लिथियम की रिएक्टिविटी है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होने के कारण, क्योंकि जो उसका एंड फॉर्म होगा वो काफी स्टेबल होगा, क्योंकि उसने मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी वो रिलीज करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसकी जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हुआ है। हाँ हुआ है। हाँ, Yes, तो sir. उसमें जो ई नॉट सेल वैल्यू है वो लिथियम की सबसे निगेटिव है, ये सबको मालूम है। हाँ इसके कारण लिथियम की सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है। अच्छा, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी उसका ज्यादा है, वो ज्यादा हीट रिलीज करके कम एनर्जी स्टेट में रहेगा, इसलिए उसका रिएक्टिविटी वो ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल, देखो स्टेबल है। जिसका ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगा वो, देखो अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर फॉर्म करके अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो स्टेबल फॉर्म में जा रहे हम्म। हैं। इसके लिए लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ओके। समझ रहा है? अगर कोई भी डाउट है तो पूछो, ये आगे आने वाला ही था। मैं जो कि अल्कली मेटल से वो काफी, उनका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस पे आने वाला था। ठीक है, आपने पूछ लिया, अच्छा हुआ। तो हम ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स देख रहे थे। तो जो लिथियम लिथियम ऑक्साइड जो फॉर्म होगा, लिथियम ऑक्साइड, वो लिथियम हम लिथियम पेरोक्साइड भी फॉर्म हो सकता है कंट्रोल्ड कंडीशंस में, अगर उसे फॉर्म किया तो। पर नेचुरली जो मैंने बताया, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड और जो सुपर ऑक्साइड, यही फॉर्म होता है। सोडियम का भी हम सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आया, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आया क्या पोटेशियम कितने ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, तो पोटेशियम तीनों ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। सभी को समझा ये? Yes, sir. हाँ, तो अभी आप नेचुरली सिर्फ ये तीन एलिमेंट सिर्फ सुपर ऑक्साइड क्यों फॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि जो साइज ऑफ कैटायन है उस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट रहता है सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी के बारे में। अगर साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो जो O2-1 जो जो सबसे बड़ा लार्ज एनायन बोल सकते हैं हम उसे, तो उसे स्टेबलाइज करने के लिए लार्ज कैटायन चाहिए। इसके लिए जो लार्ज एलिमेंट्स रह गए जिनकी साइज बड़ी है वही सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और जो ये ऑक्साइड्स है, ये जो भी ऑक्साइड्स है वो वाटर में इजीली हाइड्रोलाइज होके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। वो आगे दिया हुआ है, नहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वो दूसरे उसमें रहेगा, पर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख लेना। तो ठीक है, अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे ऑक्साइड्स की। तो जो ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स है ये कलरलेस है, पर जो सुपर ऑक्साइड्स है वो येलो है और ऑरेंज इन कलर। और जो सुपर ऑक्साइड्स है ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। और सोडियम पेरोक्साइड को हम वाइडली यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सभी को समझ रहा है ये? Yes, sir. तो जो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है वो सब स्ट्रॉन्गेस्ट है, एज अ बेस दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और ये फ्रीली डिसॉल्व होते हैं वाटर में विद इवोल्यूशन ऑफ मच हीट बिकॉज ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन। तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड में कुछ डाउट है, ये पार्ट खत्म हो गया है। आगे बढ़े, रिएक्शन विथ वाटर। सर हाइड्रोक्साइड का क्या बताया आपने? फिजिकल प्रॉपर्टीज का बोल रहे हैं आप? यस सर. ओके, तो हाइड्रोक्साइड्स है वो
वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, और जो ये हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म हो गए वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और ये वाटर में फ्रीली डिसॉल्व करते हैं और अच्छी खासी हीट इवॉल्व करते हैं क्योंकि इंटेंस हाइड्रेशन होता है। ओके सर। तो आगे बढ़े, रिएक्शन विथ वाटर मॉइस्चर। यस सर। ओके, तो अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और जो कि लिथियम छोड़ के बाकी सब एलिमेंट के ग्रुप के वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करते हैं। इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लिथियम की साइज बहुत ही छोटी है और लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा है। इसके कारण लिथियम इतना एक्सप्लोसिवली रिएक्ट नहीं कर सकता है वाटर के साथ। और ये जो भी अल्कली मेटल्स है ये कोई भी प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सभी को समझ में आया? पर सर अभी तो आप बोले थे ना उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ वो है। हेलो। हाँ, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी हम गैसियस स्टेट में स्पेशलाइज कंडीशन में करते हैं। तो वो वहां पे और नॉर्मली जो लिथियम की होता है वो वेरी करता है। समझ रहा है? हाँ हाँ सर। ओके, नहीं कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। तो अभी रिएक्टिविटी जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, इसी के लिए सोडियम का सभी को पता है वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे इमेज में आपको दिखेगा। तो अभी नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो अल्कली मेटल्स डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं जो कि आयोनिक हाइड्राइड है, और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है इनको, और ये आयोनिक सॉलिड्स भी है। इनके लिए जो लिथियम है उसको टेम्परेचर 1073 केल्विन लगता है, और जो बाकी के अल्कली मेटल्स है उनको 673 केल्विन लगता है। सभी को समझ रहा है? यस सर। ओके, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये याद रखे। सभी में यही हो रहा है, वाटर के साथ भी यही हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ भी यही हो रहा है। अभी नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हेलोजन। तो ये अल्कली मेटल हेलोजन के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं क्योंकि इन हेलोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, अल्कली मेटल को एक इलेक्ट्रॉन देना रहता है। तो ये आयोनिक हलाइड फॉर्म करते हैं। पर जो लिथियम हलाइड है वो कोवैलेंट है क्योंकि लिथियम की साइज छोटी होने के कारण उसकी जो पोलराइजेशन कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है। सभी को समझ रहा है? लिथियम हलाइड कोवैलेंट है। यस जो, सर। जो कि मैग्नीशियम हलाइड भी कोवैलेंट है, वो हम आगे देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप में। तो अभी आपको ये याद रखना है, जो लिथियम आयोडाइड है वो सबसे ज्यादा कोवैलेंट है। तो अभी इसका हलाइड्स में नेक्स्ट पार्ट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, कलरलेस है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? और एक मेथड, उसके अप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट को अगर एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड मतलब HCl HBr उनमें डिसॉल्व करके
हम अल्कली हलाइड फॉर्म कर सकते हैं। तो जो डेल्टा एच फॉर्मेशन होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो ये सब हलाइड की जो एंथैल्पी है फॉर्मेशन की वो निगेटिव रहेगी, पर जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन क्लोराइड्स के लिए है वो लेस निगेटिव होती है डाउन द ग्रुप, और ये रिवर्स क्लोराइड्स के लिए ट्रू है, मतलब वो मोर निगेटिव होती है क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के लिए। तो इसमें आप याद क्या रखोगे, जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है फ्लोराइड्स के लिए उसकी वैल्यू लेस निगेटिव होती है डाउन द ग्रुप, और इसका रिवर्स क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के लिए ट्रू है। सभी को समझ रहा है? और डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन becomes less negative from chloride to iodide। तो जो फ्लोराइड के लिए वही फ्लोराइड टू आयोडाइड के लिए सेम है, पर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के हैलाइड्स के लिए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन रिवर्स में है। सभी को समझ रहा है ये? यस सर। ओके। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फ्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आता है क्लोराइड, उसके बाद आता है ब्रोमाइड, उसके बाद आता है आयोडाइड। क्योंकि फ्लोराइड के जो फ्लोराइड के साथ जो हलाइड फॉर्म होगा उस वो ज्यादा आयोनिक इन नेचर रहेगा एज कंपेयर टू आयोडीन। तो इसके लिए जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो कम होते जाएंगे। और लिथियम फ्लोराइड उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है क्योंकि उसकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो ज्यादा है, और सीजियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी कम है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। और जो लिथियम हलाइड्स है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। तो ये सभी को समझ में आ रहा है हलाइड्स का पार्ट? यस सर। ओके। तो हम अभी रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे, और रिड्यूसिंग नेचर मैंने आपको पहले ही बताया। तो जो अल्कली मेटल्स है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और सोडियम सबसे वीकेस्ट है अल्कली मेटल्स में, ऐसे नहीं। तो लिथियम की मैंने पहले ही बोल दी, उसकी स्मॉल साइज, उसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाई नेगेटिव ई नॉट वैल्यू के कारण वो हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। ये सभी को ऊपर का पार्ट समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। तो जो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्कली मेटल्स जो रहते हैं वो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं और डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म होता है जो कि कंडक्टिंग इन नेचर रहता है क्योंकि उसमें अमोनिएटेड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये आपको एरो मार्क दिख रहा है, एरो दिख रहा है, माउस का एरो दिख रहा है। इसके कारण कंडक्टिंग रहता है। सभी को दिख रहा है किसके कारण कंडक्टिंग रहता है? यस सर। ओके। तो ये और जो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन रहता है वो विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करता है, और इसके कारण ये सॉल्यूशन को ब्लू कलर मिलता है। और जो ये सॉल्यूशन है ये पैरामैग्नेटिक है, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और ये सॉल्यूशन को हमने बहुत देर के लिए स्टैंडिंग कंडीशन में रखा तो इनका ब्लू कलर ब्रॉन्ज कलर में चेंज होता है और ये पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक फॉर्म होते हैं। सभी को समझ रहा है? यस सर। यस सर। ओके। तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और अमाइड फॉर्मेशन होता है। तो ये सभी को समझ रहा है? समझ गया है? यस सर। ओके। तो हम ऑक्सो एसिड्स के पास जाएंगे। तो जो ऑक्सो एसिड फॉर्म हो गए सबके, सर आपका आवाज कट रहा है बीच बीच में। अभी आ रहा है आवाज अच्छे से? फिर से रिपीट हाँ करूं? अभी आ रहा है। लिक्विड अमोनिया वाला नहीं पार्ट सर, समझ गया? ओके। नहीं सर, वो सुनाई पड़ा था। ओके। ओके। तो जो
ऑक्सो एसिड्स है, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स है, वो वाटर में सल्यूबल है और थर्मली भी स्टेबल है। तो इसके एग्जांपल है कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये हाईली स्टेबल टू हीट है, और जो इसका स्टेबिलिटी है कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और जो लिथियम कार्बोनेट है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है हीट को, तो वो उसको अगर लिथियम कार्बोनेट को हीट किया तो हमें लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। और लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, और इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। सभी को समझ में आया ये पार्ट? मेन पॉइंट है इसमें, जो कि स्टेबिलिटी है कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट की इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ये हाईली स्टेबल टू हीट है। ये सभी को समझा है? यस सर। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट के लिए जाएंगे, एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है? Yes, sir. इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एस ब्लॉक है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी को कोई डाउट है फिजिकल प्रॉपर्टीज? नो सर। ओके नहीं सर। ओके, तो एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम में जाएंगे हम। जो लिथियम है उसकी साइज सबसे ज्यादा स्मॉल है। स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, अभी हम रीजंस देखेंगे क्यों है। और इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है। इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो भी सबसे ज्यादा है। इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो सबसे कम है अदर मेटल्स को कंपेयर किए तो। इसके ये हाई पोलराइजिंग पावर और स्मॉल साइज के कारण इसका जो कोवैलेंट कैरेक्टर है लिथियम के कंपाउंड्स में, ये होने के कारण ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। सभी को समझ में आया? बाकी क्यों नहीं हो रहे, लिथियम का क्यों हो रहा है? यस सर। हेलो आवाज सर। आ रही है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अभी हम आगे देखेंगे लिथियम और अल्कली मेटल्स में क्या डिफरेंस है पॉइंट्स में। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। यस सर। अभी आ रहा है? हाँ। ओके, तो जो लिथियम है वो सबसे ज्यादा हार्ड है, और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा है, वो हमने पहले ही देखा। लिथियम सबसे कम रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है डाउन सर द। बहुत ब्रेक हो रहा है आवाज। ओके, अभी आ रहा है अच्छे से? Yes, अभी आ रहा है आवाज? यस सर। ओके, yes, sir. तो जो लिथियम है वो सबसे ज्यादा हार्ड है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सबसे ज्यादा है। वो सबसे कम रिएक्टिव है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऊपर से लिथियम कंबशन से लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जो कोई भी अल्कली मेटल फॉर्म नहीं करता है। लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है। उसके बाद लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो हाइड्रेट फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है। LiCl2.2H2 ये एग्जांपल है NCERT का। और बाकी अल्कली मेटल क्लोराइड हाइड्रेट्स फॉर्म नहीं करते हैं। तो जो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो यहाँ पे दिया नहीं हो। हेलो सर, आवाज नाही येत आहे. ओके, आता येतंय? आधीच रिपीट करू, आवाज नसेल आली तर? आधीच रिपीट करायचं आहे, आवाज नसेल आली तर? यस सर। ओके, तो हमने अभी देखा लिथियम का जो रिएक्टिविटी है एयर के साथ, उसमें लिथियम
नाइट्राइड बनाता है और लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, जो बाकी का कोई भी अल्कली मेटल फॉर्म नहीं करता है। और उसके बाद लिथियम क्लोराइड एक हाइड्रेट के फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइज होके LiCl.2H2O, जो बाकी कोई भी अल्कली मेटल क्लोराइड फॉर्म नहीं करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है, बाकी सभी अल्कली मेटल्स के हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। और लिथियम नाइट्रेट को हमने अगर डिकम्पोज किया, लिथियम नाइट्रेट को अगर हमने डिकम्पोज किया तो हमें लिथियम मोनोऑक्साइड और NO2 गैस और ऑक्सीजन मिलेगा। लिथियम नाइट्रेट को सॉरी हाँ, तो और सोडियम नाइट्रेट को दिया तो हमें सोडियम NaNO2 और ऑक्सीजन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड वाला रिएक्शन है NaNO3, यहाँ पे आपको स्लाइड पे नहीं दिखेगा, एक सेकंड में आपको NCERT में से दिखा देता हूँ। सभी को मालूम है ये रिएक्शन? वो आपको प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में आएगा। NaNO3 gives NaNO2 plus O2 डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो जो लिथियम फ्लोराइड है और लिथियम मोनोऑक्साइड वो सोल्यूबल भी नहीं है वाटर में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस थे अल्कली मेटल्स और लिथियम में ये हो गए। सभी को समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट है? किसको आगे बढ़े? आगे बढ़े? नो डाउट सर। ओके, थैंक यू। तो जो नेक्स्ट है अभी हम देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, जो आपने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में शायद से पढ़ी होगी, ठीक है, देख लेते हैं। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन और कार्बन फास्फोरस के साथ। तो अभी सिमिलरिटीज क्या है? जो मैंने पहले ही बोला था, ये डायगोनल रिलेशनशिप अगर जो साइज है वो सेम रही या फिर जो चार्ज बाय रेडियस का रेशियो है वो सेम रहा तो ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो एटॉमिक रेडियस दोनों की लिथियम और मैग्नीशियम की काफी नजदीक है। उसके बाद लिथियम की जो आयोनिक रेडियस है वो अराउंड 75-76 है और जो मैग्नीशियम की है वो 72 है। उसके बाद लिथियम और मैग्नीशियम दोनों हार्ड है। हाँ, यहाँ पे ठीक है। तो जो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों हार्ड है और लिथियम और मैग्नीशियम की पोलराइजिंग पावर 1.7 और 3.9 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी काफी सिमिलर है। तो ये सभी को समझ रहा है? यस सर। ओके, तो अभी और पॉइंट्स देखेंगे हम। लिथियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों वीक बेस है। ये मैंने पहले ही बोला आपको, लिथियम और मैग्नीशियम हार्ड है, बाकी वो ग्रुप के रिस्पेक्टिव एलिमेंट सब लाइट है। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड डेलिक्विसेंट है और हाइड्रेट फॉर्मेशन करते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। और जो लिथियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है दोनों डिकम्पोज होते हैं लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो फॉर्म होता है इतना स्टेबल नहीं रहता है और ये सॉलिड फॉर्म में भी नहीं रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करता है एयर के साथ रिएक्ट करके, वैसे ही मैग्नीशियम भी फॉर्म करता है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों भी सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते अगर एक्सेस ऑक्सीजन रहा तो भी। नेक्स्ट है मैंने अभी बोला सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म नहीं होता है। फिर लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों इथेनॉल में सोल्यूबल है। तो सोडियम के करें शुरू? किसी को कोई डाउट है इसके पहले या फिर कोई नो सर। ओके, तो फर्स्ट कंपाउंड हम देखेंगे वॉशिंग सोडा। तो ये वॉशिंग सोडा इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और ये इसका प्रिपरेशन है सॉल्वेज प्रोसेस से ये प्रिपेयर होता है, ये भी याद रखें। तो
पहले इसकी प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। तो इस प्रोसेस में जनरली इस प्रोसेस का मोटो ये है या फिर ये प्रोसेस हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसकी सॉल्युबिलिटी लो है और वो फटाक से प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, ये सभी को समझा है। अभी हम प्रिपरेशन देखेंगे। किसी को कोई डाउट है इससे पहले? सर क्या प्रेसिपिटेट होता है? हाँ, उसका प्रेसिपिटेट होता है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले रिएक्शन में। ये प्रिपरेशन में आपको 2 मिनट ओके में सर। बताता हूँ। एक बार आप पहले देख लीजिएगा, अभी तक कोई कुछ भी डाउट है क्या? सर बोलो। सर आपने वो जो कहा लिथियम और मैग्नीशियम इथेनॉल में डिसॉल्व होते हैं, बाकी एलिमेंट्स नहीं होते हैं क्या? नहीं होते, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ, अच्छा, और बाकी के एलिमेंट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व नहीं होते हैं? नहीं होते, क्योंकि जो आयोनिक ये जो भी बाकी के अल्कली मेटल्स है वो आयोनिक हलाइड्स बनाए गए, वो जनरली डिसॉल्व नहीं होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और लिथियम ओके क्लोराइड सर। और मैग्नीशियम क्लोराइड इनके हाई पोलराइजिंग पावर, फिर लो स्मॉल साइज के कारण ये कोवैलेंट हलाइड्स बनाते हैं। यस सर। ओके, तो प्रिपरेशन शुरू करें। हाँ। ओके, तो जो स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले अमोनियम सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। तो पहले हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करके CO2 पास करा के अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो भी अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करके सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करते हैं। सभी को समझ रहा है? यस सर। ओके, तो जो हाँ सर। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अमोनियम क्लोराइड प्रोडक्ट बनेगा। ये अमोनियम क्लोराइड हम फिर से यूज करते हैं अमोनिया बनाने के लिए। इसका रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो ये अमोनियम, मैं बोल देता हूँ आपको, अमोनियम क्लोराइड को हम सोडियम नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करके अमोनिया फिर से रिगेन करा सकते हैं और कैल्शियम क्लोराइड और वाटर प्रोडक्ट हो गए। तो NH3 रिकवर हो जाता है ये रिएक्शन से। और अभी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके सोडियम कार्बोनेट और वाटर और CO2 ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके क्रिस्टल सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। सभी को याद है वो? सभी को याद है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ क्रिस्टलाइज होके सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O फॉर्म करता है। तो ये सभी को समझा वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन, या फिर से रिपीट करूं? समझा सर। ओके, सभी को? यस सर। ओके, तो अभी सॉल्वेज प्रोसेस किसके लिए यूज कर सकते हैं और किसके लिए नहीं। हम जो सॉल्वेज प्रोसेस है वो पोटेशियम कार्बोनेट के बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बहुत ही सल्यूबल है और उसको प्रेसिपिटेट करना अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से
वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड में। ठीक है, इसके लिए हम ये सिर्फ सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा बनाने में ही यूज करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है हम देखेंगे। तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसे हम वॉशिंग सोडा के बारे में वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ये वाटर में सल्यूबल है और ये अगर इसे हम 373 केल्विन के ऊपर अगर हमने इसको हीट किया तो Na2CO3.H2O एक H2O का मॉलिक्यूल रहता है एट 375 केल्विन। और अगर 373 केल्विन मतलब 375 केल्विन से अगर थोड़ा ऊपर हीट किया तो हमें एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलता है जो कि व्हाइट पाउडर रहता है और उसे हम सोडा ऐश कहते हैं। सभी को समझा ये? यस सर। और जो कार्बोनेट पार्ट है सोडियम कार्बोनेट का वो हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर में अल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये समझा है सबको? अभी हम इसके यूजेस देखेंगे। देखिए आगे बढ़े। आगे बढ़े तो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, डिटर्जेंट, पेपर, बोरैक्स, कॉस्टिक सोडा, वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्रिंग और क्लीनिंग के लिए यूज होता है। पेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी एजेंट भी है। तो अभी हम नेक्स्ट बढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। सभी को समझा है सोडियम कार्बोनेट? Yes. ओके, तो सोडियम कार्बोनेट में ये रिएक्शन में शायद से बोला है, नहीं बोला, मैंने बोला है पर एक बार फिर से बोल देता हूँ। जो अमोनिया है वो हम रिकवर करते हैं अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करके। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, हम नेक्स्ट के बढ़े सोडियम क्लोराइड। ओके ओके, तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 50 लाख टन ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस होता है सॉल्ट सोलर इवेपोरेशन के साथ। और जो क्रूड सोडियम क्लोराइड रहता है वो हम क्रिस्टलाइजेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। और ब्राइन सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है? सोडियम सल्फेट रहता है, कैल्शियम सल्फेट रहता है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इम्प्योरिटीज के फॉर्म में रहते हैं। और हमें अगर प्योर सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन करना होगा, सभी को समझ रहा है ना? यस सर। Yes. ओके, तो अगर हमें प्योर सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन करना होगा, ऐसे दिया हुआ है नहीं, ठीक है, तो हमें अगर प्योर सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन करना होगा तो जो क्रूड सॉल्ट को हम डिसॉल्व करते हैं एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, और जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है हम उसे डिस्टिल आउट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और जो सोल्यूशन बचता है उसे हम HCl गैस से सैचुरेट करके सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाते हैं। और जो कि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है वो ज्यादा सोल्यूबल है, वो रिएक्शन सोडियम NaCl से वो सोल्यूशन में रह जाते हैं। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये वाटर में मेल्ट होता है, उसका टेम्परेचर दिया है NCERT में, एक बार पढ़ लो, याद रखने की जरूरत नहीं है। और जो भी इसका सॉल्युबिलिटी दिया होगा 100 ग्राम वगैरह वगैरह में, वो भी याद नहीं रखा तो भी चलेगा। और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सॉल्युबिलिटी है सोडियम क्लोराइड की वो डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर में। आपके NCERT से मैं से ही पढ़ रहा हूँ ये स्टेटमेंट। तो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर से, मतलब एप्रिशिएबल अमाउंट से इंक्रीज होती नहीं है। तो यूजेस देखेंगे। सभी को समझ रहा है सोडियम क्लोराइड? ओके Yes. तो सोडियम क्लोराइड के यूजेस है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे डाइट का। उसे हम फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में भी यूज कर सकते हैं। और इसका टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर हम लोअर डाउन कर सकते हैं अगर हमने NaCl उसमें ऐड किया तो। ये आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशंस में
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, KF वैल्यू पढ़ा होगा ना? सोल्यूशन हुआ है आपका? यस सर। ओके, तो ये वो भी उधर होता है, और ये बाकी सभी NaOH, Na2O2, Na2CO3 इन प्रिपरेशन में भी यूज होता है। तो हम जाएंगे अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कॉस्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl से बनाते हैं, जो कि NaCl को ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं। ये कास्टर केल्नर सेल में होता है, ये भी याद रखें। और इसमें जो कैथोड रहता है वो मर्क्यूरी का रहता है, जो एनोड रहता है वो कार्बन एनोड रहता है, जो अपना नॉर्मली। तो जो सोडियम मेटल है वो कैथोड पे डिस्चार्ज होता है और वो सोडियम एमालगम फॉर्म करता है, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे इवॉल्व होती है। सभी को पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। यस सर। ओके, तो जो भी अमालगम फॉर्म होगा उसे हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। तो इसका रिएक्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को, लास्ट वाला रिएक्शन है वो साइड का। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस रिलीज होता है, और मर्क्यूरी फिर से निकल जाता है, जो कि कैथोड में जाता है। तो अभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोलूंगा आपको। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है व्हाइट ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, और ये वाटर में हमें इसको मेल्ट किया तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएगा। तो जो क्रिस्टल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो डेलिक्वेसेंट रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, किसी ने पूछा था इसका मीनिंग, इसको समझा है अभी डेलिक्वेसेंट का मीनिंग? यस सर। ओके, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन में है वो सरफेस पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करेंगे। तो अभी हम इसके यूजेस देखेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट यूज होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड नंबर ऑफ केमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, लैबोरेटरी रिएजेंट। तो ये सभी को समझा है ये? यस सर। ओके, तो अभी यस सर। यस ओके सर। ओके, तो हम अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखेंगे। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaCO3, और ये ऑन हीटिंग ये डिकम्पोज होता है, यहाँ पे दिया नहीं, ठीक है। ऑन हीटिंग ये डिकम्पोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स फॉर्म करता है। इसके कारण जो केक्स रहते हैं, पेस्ट्रीज रहते हैं, वो लाइट और फ्लफी होते हैं, ठीक है। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है, फिर से रिपीट करूं उसके पहले का पार्ट? सर आ रही है अभी। ओके, तो जो सोडियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सैचुरेट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है NaCO3। और ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है, वो बिल्कुल भी सल्यूबल नहीं रहता है, तो सेपरेट आउट हो जाता है। तो इसके यूजेस देखेंगे, ये फायर एक्सटिंग्विशर में रहता है और बेकिंग के लिए यूज होता है, और माइल्ड एंटीसेप्टिक भी है। सभी को समझा है ये? यस सर। ये माइल्ड एंटीसेप्टिक है स्किन के लिए। ये अभी आप पूछेंगे यूजेस इतने सारे, सभी को याद रहते हैं इतने सारे यूजेस? जेन्युइनली बताए? नहीं सर। ओके, तो नो सर। ये एक बार पढ़ लो, आपके टॉपिक टेस्ट में आया तो आया क्वेश्चन। आई डोंट थिंक नीट में आएगा, पर देख लो अभी। ओके, तो अभी हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पे जाएंगे। एक सेकेंड ना। एक सेकेंड ना, सभी रुकिए प्लीज, वो स्लाइड मिल नहीं रही है।
ओके, तो वो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस सोडियम और पोटेशियम नहीं है, उसको आपको मैं एनसीईआरटी से ही समझा देता हूँ। ओके, तो एक सेकंड शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। सभी को दिख रही है अभी स्क्रीन? यस Yes, सर। sir. ओके, तो ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस सोडियम और पोटेशियम का है। तो ये थोड़ा सा मैं पढ़ के ही बोलूंगा। 70 kg मैन में 90 ग्राम और सोडियम रहता है, 170 ग्राम पोटेशियम रहता है, ये सब रहता है। तो ये अभी देखेंगे सोडियम आयन ईसीएफ में उनका सब हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है, सोडियम और क्लोराइड का, और आईसीएफ में पोटेशियम का, यही दिया है शायद से आप। ठीक है, और ये सोडियम और पोटेशियम आयन नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और सोडियम को ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, अमाइनो एसिड शुगर को ट्रांसपोर्ट कराने में अक्रॉस द सेल। और ऊपर से इसमें, और ये आईसीएफ में अबेंडेंट है, और ये एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी विथ सोडियम, और ये नर्व सिग्नल में। ठीक है, क्या दिया है? ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है, मैंने अभी बोला सोडियम आईसीएफ में 143 ये वैल्यू है, ये याद मत रखिए। पोटेशियम की वैल्यू 5 मिलीमोल है आईसीएफ में, ईसीएफ में। नहीं नहीं, एक सेकेंड। ओके, तो ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, वो ऑपरेट होता है, और रेस्टिंग एनिमल में अबाउट 15 kg पर 20। यार क्या दिया है? ठीक है, तो सभी को चैप्टर समझ में आया, ये लास्ट पार्ट छोड़ के।